वेलकम टू केडी क्लासेज। मैं आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक, धारिता तथा परावैद्युत। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और एक बात अपने विद्यालय के बच्चों से, अपने संस्थान के बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो झुंड में नहीं, एक एक करके पूरा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क सैनिटाइजर के साथ आएँ। मैं विद्यालय में उपलब्ध रहता हूँ 8 बजे से 10 बजे तक। अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि झुंड में आ जाए, का एक 10 20 25 लोग आ जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वापस लौटा दूंगा। एक बच्चा, 2 बच्चा, ऐसे ही कोई आए, अगर एक बच्चा है तो दूर खड़ा रहे, क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। मैं सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता, और वो भी इस खतरे की घंटी में बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। इसका इंट्रो पार्ट दिखेंगे बच्चों। हमारे यहाँ बहुत से विद्युत उपकरण हैं जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, जैसे पंखा हुआ, विद्युत मोटर हुई। इनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आप इस बात को ऐसे समझें, जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं तो शुरू में आपको अधिक बल लगाना पड़ता है। इसके बाद जब एक बार आपकी स्पीड बन जाती है तो बहुत कम बल से आप उसको चलाते रहते हैं। कितना बल लगाते हैं? सिर्फ फ्रिक्शन बल के बराबर। और साइकिल तो स्वतः चलती है, ये आपको पता होगा। केवल फ्रिक्शन बल के बराबर आप बल लगाते हैं और साइकिल स्वतः चलती रहती है। तो स्टार्ट करने में अधिक बल की आवश्यकता हुई। जैसे आप किसी चीज़ को खिसकाना चाहते हैं, एक बार खिसकाने में ज़्यादा बल लगता है, और एक बार जब खिसक गई तो फिर वो आप खिसकाते हुए उसको लेकर चले जाते हैं। ये चीज़ आप व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छी तरह से महसूस किए हुए हैं। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वैद्युत उपकरण, जैसे आपका पंखा हुआ, पंखा को स्टार्ट करने में, एक बार चलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आप एक बात और भी समझ लें यहीं पर, जैसे आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपनी बाइक या 4 व्हीलर, चाहे जो भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने में वो ज़्यादा पेट्रोल खाती है। अगर आप गाड़ी को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है। इससे मैंने जो महसूस किया है, जो मेरी बाइक है, जब ऑन रोड हम चलते हैं तो लगभग 1 लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर जाती है। लेकिन वही जब हम स्कूल से अप डाउन करते हैं तो 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज देती है, 1 लीटर में। क्यों? क्योंकि स्टार्ट करना और बंद करना, यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पेट्रोल का कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। चाहे आप साइकिल चला रहे हों, चाहे आप किसी चीज़ को खिसका रहे हों, या बाइक का एग्जाम्पल हमने दिया ना। तो आपका जो पंखा है, पंखे को लेके चल रहा हूँ, मोटर को लेके चल रहा हूँ मैं। आपका जो पंखा है जनरली ये जब स्टार्ट होकर जब चलता है तो लगभग 5 एम्पियर का करंट लेता है। कितने का? 5 एम्पियर का। ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, वो मैक्सिमम जो उसकी का जो करंट होता है, उसकी जो क्षमता है मैक्सिमम 30 एम्पियर की। कितनी? 30 एम्पियर जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई होती है, 30 एम्पियर से ज़्यादा उसका करंट हो ही नहीं सकता।
हमारे यहाँ हाई वोल्टेज लो करंट की धारा हम लोग पाते हैं, तो धारा मैक्सिमम 30 एम्पियर। लेकिन पंखा आपका स्टार्ट नहीं होगा, पंखा आपका स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको एक बार मूव करने में अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमको एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो अधिक से अधिक एनर्जी इकट्ठा किया रहे अपने अंदर, और जैसे ही आप स्विच ऑन करें एकाएक बहुत अधिक ऊर्जा उसको दे दे। जब एकाएक बहुत अधिक ऊर्जा उसको देगा तो वो मूव कर जाएगा। जब एक बार मूव कर गया आपका पंखा, तो 5 एम्पीयर के करंट से कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब कि नहीं बिजली चली गई तब भी चलता रहेगा, फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा। अगर फ्रिक्शन 0 हो जाए तो कभी नहीं रुकेगा। ये सब आप लेबल में पढ़ चुके हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सम इलेक्ट्रिक डिवाइस, आप इसको हम इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। क्या? उपकरण, इक्विपमेंट। कुछ विद्युत उपकरण रिक्वायर, उनको जरूरत होती है वेरी हाई करंट, बहुत ऊंचा करंट। ऊंचा करंट मतलब ये नहीं कि 500 एम्पियर, 25 से 50 एम्पियर, 25 से, और ये 50 एम्पियर करंट हमारे घर में आता नहीं है। टू स्टार्ट, चलने के लिए, लाइट, फैन, मोटर, कैमरा फ्लैश एक्सेट्रा। मतलब कुछ विद्युत उपकरण जैसे पंखा, मोटर, कैमरा फ्लैश आदि को स्टार्ट होने में, शुरू होने में या काम करने में प्रारंभ में बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक करंट की ज़रूरत होती है। क्यों? दे नीड मोर करंट। आज करंट यहाँ पर लिखा हो, फिर ब्रैकेट लिखा हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत आवेश। दे नीड मोर करंट सडनली, एकाएक, टू स्टार्ट, चलने के लिए। उनको चलने के लिए बहुत ज़्यादा करंट या विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश की जरूरत होती है। ठीक है? फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए कि उसको अधिक ऊर्जा मिल जाए स्टार्ट होने में, शुरू होने में या चलने में। ठीक है? उसको बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाए। इस उद्देश्य से, इस पर्पज से वी नीड सच टाइप ऑफ डिवाइस, हमको एक प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है। हमको इस उद्देश्य के लिए हमको एक विशेष प्रकार के सच टाइप ऑफ डिवाइस, एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है। विच 2 बार लिख दिया है। विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को एकत्र कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको एक ऐसे यंत्र की जरूरत है जो क्या करे? विद्युत ऊर्जा को एकत्र कर सके एंड गिव और दे, एंड गिव डिवाइस, और डिवाइस को दे एट वन टाइम, एक ही समय में, मतलब वही सडनली एक ही समय में, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, या फिर टू स्टार्ट लिख दिया है। कह रहा है इसके लिए हमको एक विशेष प्रकार की युक्त की जरूरत पड़ती है जो अधिक से अधिक ऊर्जा को एकत्र कर सके और विद्युत उपकरण को चलाने के लिए एक ही बार में ऊर्जा, अधिक से अधिक ऊर्जा दे दे। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इस प्रकार के उपकरण को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर, संधारित्र।
अरे भाई यहाँ हेडिंग मैंने गलत लगा दी है। कैपेसिटर माने होता है संधारित्र। क्या? संधारित्र। ठीक है? ठीक, फिर से सुन लीजिए एक ही बात को। बहुत से विद्युत उपकरणों को चलने के लिए अधिक ऊर्जा, अधिक धारा की जरूरत पड़ती है। कितना? लगभग 25 से 50 एम्पीयर की। ठीक है? तो और हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसमें अधिकतम कितना करंट मिलता है? 30 एम्पीयर। और उस करंट से पंखा, अधिकतम की बात मैंने किया है, न्यूनतम की बात मैंने नहीं किया है। तो इस पर्पज के लिए एक यंत्र बनाया गया। हमको एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। पहले वो जो कि अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा को एकत्र कर सके और डिवाइस को एंड गिव डिवाइस, फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि डिवाइस बार बार आ रहा है, एंड गिव इलेक्ट्रिकल, एंड दिख रहा है जी, एंड कैन गिव जो दे सके मोर एनर्जी टू क्या? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। थोड़ा सा सुधार लो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अरे भाई मीट न जाए इसलिए मैं बुढ़ा हो गया हूं ना। This can give more energy to electrical equipment at one time to start। ठीक है? तो इसके लिए हमको एक विशेष प्रकार की युक्ति की जरूरत पड़ती है जो वैद्युत उपकरण को एक ही बार में या एकाएक अधिक विद्युत ऊर्जा दे सके। टू ना, यहाँ पर अच्छा वो लिखा तो था यार, टू स्टार्ट, हटाइए, टू स्टार्ट। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इस प्रकार के उपकरण को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब किताब में लिखा गया है क्या क्या ऐसा उपकरण जिसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक ऊर्जा को एकत्र किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। एक किताब की परिभाषा है, बात तो वही है, लेकिन यहाँ उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उस पर चर्चा ही नहीं है। तो चर्चा मैंने शुरू में कह दिया। चलिए अब बात आती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस मीन्स धारिता। कैपेसिटेंस मीन्स धारिता। अब धारिता के लिए किताब में आप देखेंगे कि जैसे जैसे Q देते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो Q इज कांस्टेंट टू इज इक्वल टू C भी है, C इज ए कांस्टेंट, where C is a constant, this constant is called capacitance of कैपेसिटर। हाँ, इसको संधारित्र की धारिता कहते हैं। C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, ये सब होता है किताब में। अभी तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। आज क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो जो पहली बात कैपेसिटेंस क्या है? Capacity to hold more electrical energy to a capacitor is called capacitance of capacitor। संधारित्र द्वारा अधिक ऊर्जा संग्रह करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। संधारित्र द्वारा अधिक ऊर्जा को संग्रह करने की क्षमता को
धारिता कहते हैं। देखिए, मैं भले ही इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाले चाहेंगे तो मेरा वीडियो सुन करके, मुझे सुन करके उसकी हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है। संधारित्र द्वारा अधिक वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता ना, ठीक ना। संधारित्र द्वारा अधिक से अधिक ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि संधारित्र की धारिता बराबर Q अपान C। अभी तो इंट्रो पढ़ रहे हैं, जानिए इसका ये फार्मूला है। सॉरी यार, Q अपान C नहीं, Q अपान V। जहाँ Q चार्ज है, V क्या है? पोटेंशियल है। V इक्वल टू पोटेंशियल, विभव। क्या है ये? विभव। अब बात ये आती है कि यहाँ तो बार बार ये कह रहा है कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात तो यहाँ एनर्जी की हो रही है, बात यहाँ किसकी हो रही है? एनर्जी की। तो बात यहाँ C और Q की होनी चाहिए। विभव कहाँ से बीच में आ गया? विभव कहाँ से बीच में आ गया? भाई जनरल सा आइडिया हो सकता है दिमाग में ना। कह रहा है कि कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अधिक विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता, अधिक विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता। यहाँ जब विद्युत ऊर्जा की बात आ रही है तो यहाँ पोटेंशियल कहाँ से आ गया? V कहाँ से आ गया? मतलब विभव कहाँ से आ गया? बात समझ रहे हैं ना? तो इसको पहले आप नोट करें, तो फिर इस पर चर्चा करता हूं कि विभव आया कहां से। विभव आया कहां से? हिंदी मीडियम वाले एक बार फिर सुन लें। कुछ विद्युत उपकरण को, अगर आप मेरी बात को सुनकर नोट बना सकते हैं, कुछ विद्युत उपकरण को अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए आज बहुत उच्च धारा की जरूरत पड़ती है। 25 से 50 एम्पियर मैंने लिख दिया है। जैसे पंखा, मोटर, कैमरा, फ्लैश आदि। दे नीड मोर करंट ना, उन्हें बहुत अधिक धारा या विद्युत ऊर्जा ना, उन्हें अपने कार्य को प्रारंभ करने के लिए, उन्हें शुरू में चलने के लिए, उन्हें शुरू में चलने के लिए एकाएक बहुत अधिक धारा या विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस उद्देश्य के लिए हमें एक ऐसी युक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो अधिक से अधिक वैद्युत ऊर्जा को एकत्र कर सके और विद्युत उपकरण को चलाने के लिए एक समय में या एकाएक अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा दे सके। इस प्रकार के उपकरण को संधारित्र कहते हैं। फिर आता है कैपेसिटेंस, धारिता। कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कह रहा है कि संधारित्र द्वारा अधिक ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब चर्चा हो रही है इस पर, किस पर, कि कैपेसिटेंस में पोटेंशियल क्यों आया। यहाँ तो बात हो रही है अधिक से अधिक ऊर्जा संग्रहित करने की ना, टू होल्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आ रही है तो यहाँ पोटेंशियल कहाँ से आ गया, विभव कहाँ से आ गया? सोचिए।
मान लीजिए कि एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। स्फीयर आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये सॉलिड इंसुलेटिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तब तो पूरा चार्ज कहाँ होगा, पूरे वॉल्यूम में बिखरेगा। इसको आप सॉलिड कंडक्टर मान लीजिए, चाहे सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर मान लीजिए, या हालो स्फीयर कंडक्टिंग मान लीजिए, हालो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग मान लीजिए। इसको जब हम क्यू चार्ज दिए, एक क्यू चार्ज इसके सरफेस पर ना समान रूप से वितरित हो गया। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब आइए, हमारे यहाँ किसी चार्ज को लाने की प्रथा है, हमारे फिजिक्स में, हमारे यहाँ नहीं, हमारे फिजिक्स में, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, कि किसी भी चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाते हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। मान लीजिए कि हम यहाँ से डी क्यू चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज लेकर चल रहे हैं। अब बताओ, ध्यान दो पहले, जब इस चार्ज को और हम देना चाहते हैं ना, ये तो बेचारा प्लस डी क्यू चार्ज है, ये तो तुरंत भागने की फिराक में है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसको या फिर एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, बोलो भाई, या फिर एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। जब या फिर एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, हम जबरी ले आएंगे यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा कि नहीं, बोलो यार। और पता है आपको कि डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर होता है क्या, मान लीजिए वी स्फीयर माइनस वी इंटू डी क्यू, बोल यार, या वी एस डी क्यू पढ़ा। अब वी एस टर्म आया कि नहीं आया, बता दो पहले। जब चार्ज को, जब किसी कैपेसिटर में जब चार्ज को डालोगे तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और वह काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गुणे क्या, आवेश की मात्रा। तो बताओ पोटेंशियल आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसीलिए इस फार्मूले में भी आया हुआ है ना, समझ गए। मतलब यह नहीं कि आप कहिए साहब केवल आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल कहाँ से आ गया। पोटेंशियल इसलिए आया कि चार्ज को देने में आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जो हमें काम करना पड़ेगा वह किसके बराबर है, वी सरफेस, वी स्फीयर माइनस वी इंटू डी क्यू। बोलो यार, ये तो जीरो होता है, तो वी एस इंटू डी क्यू। तो बोलो भाई, पोटेंशियल आ गया कि नहीं, अपने आप आ गया, विभव अपने आप आ गया ना। अब बिना काम किए कुछ होगा क्या, काम नहीं करेंगे और इस पर एनर्जी स्टोर करते चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। काम करना पड़ेगा, जब आप काम करेंगे विभव आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए डाउट आपको क्लियर हुआ कि भी क्यों हुआ, इसको हल्का से चाहे नोट कर ले। अब देखिए, हिंदी मीडियम वाला पूरा इतिहास लिख लें कि धारिता की परिभाषा में विभव का जिक्र नहीं है, धारिता की परिभाषा में पोटेंशियल का जिक्र नहीं है, फिर भी इसके फार्मूले में पोटेंशियल आया हुआ है, विभव आया हुआ है। आखिर क्यों, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बुद्धू है यार, विकास बहुत बुद्धू हो तुम। अगर यह बात दिमाग में नहीं आई तो इसके लिए जरा समझो। इसीलिए स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। अब इस पर हम और चार्ज देना चाहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर काम है ना, टू कलेक्ट मोर एंड मोर एनर्जी,
ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का संग्रहण करना। ऊर्जा का संग्रहण कब होगा? जब इसमें चार्ज देंगे तब तो है। अब मान लीजिए यहाँ डी क्यू चार्ज है, इस पर तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। अभी यहाँ आना नहीं चाहेगा, तब इसको जबरदस्ती पकड़ के धीरे 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 लाना पड़ेगा ना भाई। इसके एफ ई बराबर एफ एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। बोल यार, जिससे ये चार्ज धीरे धीरे आए। जब बाय फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है कि नहीं? डब्ल्यू एक्सटर्नल हो रहा है कि नहीं? और डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग पोटेंशियल वाले चैप्टर में। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर वी एस माइनस वी इंटू डी क्यू, क्योंकि डी क्यू चार्ज को हम ले आ रहे थे यहाँ से, तो बराबर वी एस इंटू डी क्यू हुआ कि नहीं बताओ। जो अगर आप काम कर रहे हो भाई, बिना काम किए तो कैपेसिटर में आप अधिक एनर्जी नहीं स्टोर कर सकते, काम तो करना पड़ेगा। और जब काम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल आएगा ना। जब काम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल आएगा। तो हिंदी वर्जन वाले लिख रहे हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब। कि संधारित्र के कैपेसिटर में, या जो धारिता की परिभाषा है, धारिता की परिभाषा यह है कि टू कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अधिक का धारिता की परिभाषा है कि अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता। ठीक, यहाँ सिर्फ ऊर्जा की बात हो रही है, न कि विभव की। लेकिन जो संधारित्र के लिए जो फार्मूला है C बराबर Q/V, इसमें विभव का जिक्र है। और परिभाषा में सिर्फ विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी की चर्चा हो रही है, वैद्युत ऊर्जा की चर्चा हो रही है। ये भी आया कहाँ से? इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यह स्फीयर है, गोला है, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, और प्लस क्यू चार्ज पूरे चार्ज के सरफेस पर क्या हुआ, समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए कि इनफाइनाइट पर कोई चार्ज डी क्यू है, इसको हमको यहाँ पर लाना है। ये प्लस डी क्यू है, ये प्लस चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा इन्फिनिटी की तरफ, ये यहाँ आएगा नहीं, तो हमको एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा इस दिशा में। स्फीयर के लिए स्फीयर की दिशा में लगाना पड़ेगा ना, और इस तरह लगाना पड़ेगा कि नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तब ये चार्ज धीरे 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 यहाँ हम ले आएंगे। अब बात यह है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, भाई नेट फोर्स जीरो है, फोर्स हमने नहीं कहा जीरो है, फोर्स जीरो नहीं कहा हमने कहा नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स तो इसलिए जीरो कर रहे हैं कि चार्ज बहुत धीरे धीरे चले, बहुत धीरे धीरे चले। तो एफ एक्सटर्नल लग रहा है किसके विरुद्ध, इलेक्ट्रिक फोर्स के, वैद्युत बल के। तो वैद्युत बल के विरुद्ध हमने काम किया कि नहीं किया, क्योंकि फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी हुआ। तो वैद्युत बल के विरुद्ध हमने कार्य किया कि नहीं कार्य किया है? ठीक है, कार्य किया। तो जो कार्य किया हुआ कितना होता है, यहाँ का पोटेंशियल और अनंत का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस परिभाषित है। तो वी एस माइनस वी इन्फिनिटी इंटू डी क्यू, ये होता है जीरो या बराबर वी एस इंटू डी क्यू। तो कार्य जब हमने किया तो उसमें विभव आ गया कि नहीं आ गया, विभव आ गया। तो निश्चित है कि जब हम किसी कैपेसिटर को ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य करना पड़ेगा तो उसमें विभव शब्द आएगा। इसलिए इसके डिफिनेशन में विभव की चर्चा की गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ अभी हमने कहा कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी एस इंटू डी क्यू, इंटू डी क्यू हमने किया। ये बताओ कि अगर वी एस जितना अधिक होगा W एक्सटर्नल उतना अधिक होगा कि नहीं? वी एस अधिक, W एक्सटर्नल अधिक। जब W काम ज़्यादा करना पड़ेगा
तो अब ये बताओ हमको कि तो हम आवेश की मात्रा को उतना ही कम ले आ पाएंगे, ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो कम ले आ पाएंगे। जब कम ले आ पाएंगे तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी, उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। चलिए इसी बात को एक और तरीके से समझते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं दूसरे तरीके से समझे। चलिए इस समय सीजन है किसका, आम का। आम का सीजन आ गया है भाई, तो मौसमी फल खाना चाहिए कि नहीं। हाँ, मौसमी फल बहुत लाभकारी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो इस समय मौसम किसका चल रहा है, कोरोना का। किसका चल रहा है, इसलिए आपको ले के को समर्पित कर रहा हूँ कोरोना डिस्चार्ज। क्या इस सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बता दे रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानते रहो कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक है, बताता नहीं मैं आपको इस बात को। इन कोरोना के माहौल में कोरोना डिस्चार्ज लेके आया हूँ। सोचिए कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ये मान लीजिए आपका स्फीयर है, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, होगी कि नहीं यार, ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी ना। यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो इसका पोटेंशियल भी है, यहाँ हमने लिया एयर मॉलिक्यूल, और एयर मॉलिक्यूल उदासीन होता है, न्यूट्रल। उदासीन मतलब क्या, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब देखिए हो क्या रहा है, इस पर प्लस चार्ज है ना। अब ये क्या कहेगा, ये प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा। भाई एयर मॉलिक्यूल है, उदासीन तो है, लेकिन उसमें प्लस और माइनस चार्ज तो है ना। तो होगा क्या कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर। भाई प्लस चार्ज तो वैसे भी नहीं हिलते डुलते, ये नाभिक न्यूक्लियस में है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक तरफ झुक जाते हैं, प्लस चार्ज तरफ पोलराइज्ड होते हैं ना। अब क्या करेगा, ये कहेगा आओ, ये क्या कहेगा, आओ जल्दी से आओ। भाई प्लस से माइनस है, अट्रैक्शन लगेगा। इसके बाद स्पार्किंग के साथ, किसके साथ, स्पार्किंग के साथ ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, किस पर, स्फीयर पर। किस पर आएगा। अब बताओ, जैसे मान लो कि इस पर Q बराबर क्या था, 3 माइक्रो कूलम था, और यहाँ Q डैश जो है -1 माइक्रो कूलम है ना। जब ये निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज जब इस पर आएगा, इसका चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा, नेट चार्ज कितना होगा बताओ, नेट चार्ज कितना होगा। अरे यार Q माइनस क्यू डैश भाई साहब, अरे प्लस 3 माइक्रो कूलम था, -1 माइक्रो कूलम आ गया, बोलो कितना हो गया ये, 3 - 1 बराबर 2 माइक्रो कूलम, बोलो हुआ। तो C बराबर क्या होता है, Q/V, बोलो भाई। अब Q घटा, जब Q घटा तो C क्या हुआ, घटा, C रिड्यूसेज, मतलब Q डिक्रीज किया, क्या किया, Q डिक्रीजेज, नेट Q ऑन स्फीयर डिक्रीजेज, गोले पर नेट आवेश घटा, सो C डिक्रीजेज, धारिता क्या हुई, घट गई। धारिता क्या हुई, किसके कारण, किसके कारण, कोरोना डिस्चार्ज के कारण। किसके कारण,
चलिए आइए, कोरोना आया, हमारी इम्यूनिटी कैपेसिटी को, रोग से लड़ने की क्षमता को क्या किया? कम किया। क्या किया? कम किया। और लगातार वो कम करते करते चला जा रहा है कोरोना वायरस। हमारी क्षमता लगातार घटते 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 शून्य हो जा रही है, और हम लोग शून्य में चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं? शून्य में। इसीलिए कहता हूँ कि कोरोना के गाइडलाइन का बहुत मजबूती से पालन करें। किसी से हाथ मत मिलाएं, किसी का पैर मत छुएं, ना, दूरी बना के रखें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी है। और जो लोग इसकी गड़बड़ी कर रहे हैं वो चपेट में आ रहे हैं और ठीक भी हो जा रहे हैं, मर भी जा रहे हैं, दोनों बातें हो रही हैं। तो ये कोरोना डिस्चार्ज है। ये क्या करेगा? क्यू को कम करेगा। क्या करेगा? क्यू को कम करेगा, यानी इम्यून पावर को कम करेगा। फिर इम्यून पावर जो कम करेगा तो हमारी शारीरिक क्षमता घटेगी। धैर्य यार शारीरिक क्षमता घटेगी, और धीरे धीरे क्या होंगे? काल के गाल में समा जाएंगे। ऐसी संभावना है। लोग ठीक भी हो जाते हैं, नौजवान हैं, ठीक ठाक हैं, हम लोगों की तरह गांव वाले हैं, पसीना निकाल रहे हैं, ठीक हो जाते हैं। और जो पसीना नहीं निकाल रहे हैं वो बेचारे तो गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज आपने देख लिया। एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो रहे हैं, और माइनस चार्ज कहाँ आ रहा है? स्फीयर पर। स्फीयर या कोई और भी कैपेसिटर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कंडक्टर ले लो जिस पर चार्ज हो, कोई भी कंडक्टर। ऐसा नहीं कि स्फीयर या तो स्फीयर ही, सिलेंडर ले लो, पैरेलल प्लेट ले लो, ठीक ना? तो क्या करेगा ये एयर मॉलिक्यूल? पोलराइज होगा, ध्रुवित हो जाएगा, इसका ध्रुवण होगा, और माइनस चार्ज कहाँ आएगा? कैपेसिटर पर आएगा। अब क्या करेगा? इसके आवेश को क्या करेगा? कम करेगा। जब आवेश को कम करेगा तो सी क्या होगा? धारिता क्या होगी? घट जाएगी। दिस इज द कोरोना डिस्चार्ज आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस से क्या है? बाहर है, फिर भी अगर दिमाग में रखना चाहें तो रख लें। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए पहले एक चीज, पहला पॉइंट लिखा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। जब फार्मूला क्या है? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बोल यार, फार्मूला तो ये कह रहा है कि ये क्यू और वी पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। अच्छा चलिए ठीक है, आप हाई स्कूल में V बराबर आई आर पढ़े थे, तो R इजिकल टू वी अपॉन आई पढ़े थे, और आप यह भी देखे थे कि यहाँ R डज नॉट, R क्या रेजिस्टेंस है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक याद करिए, कहे थे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। चालक की लंबाई जितना अधिक होगी, बोलो भाई, चालक की लंबाई जितना अधिक होगी प्रतिरोध उतना अधिक होगा। फिर कहे थे क्या? R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। याद करिए कि चालक का जितना मोटा होगा या उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा ना। तो इन दोनों को मिलाए थे तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ A क्या थी? रेजिस्टिविटी थी, ठीक ही नहीं? यहाँ कहीं पर ये था क्या? V और I आया था क्या? नहीं आया था ना, ये आया था। जो रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड कर रहा था? लेंथ ऑफ वायर कंडक्टर पर ना, सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, हाँ, ये कंडक्टर के सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा था कि V और I पर डिपेंड कर रहा था। अरे भाई ये दोनों बदलेंगे तो V I बदल जाएगा, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह से
ये Q और V पर जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो Q और V पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पर कर रहा है? डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पर, क्षेत्रफल पर ना, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और माध्यम के गुण पर निर्भर करता है। माध्यम के गुण में क्या है? परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? परमिटिविटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परमिटिविटी, विद्युतशीलता की बात कर रहा है। इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अरे भाई इंट्रो पार्ट है, घबराइए मत, अभी तो हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, केवल आपको बाहर से आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि बी रेडी टू स्टडी कैपेसिटर। आप कैपेसिटर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ भूमिका बनती नहीं यार, हैं? अगर आपका किसी के पास काम में जाते हैं तो पहले कुछ इधर उधर की बातें, हाल चाल पूछते हैं, तो लास्ट अपना काम बताते हैं। तो वही अभी मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बात उसी की कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, बी रेडी फॉर स्टडी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के संधारित्र को पढ़ने के लिए आप तैयार हो मानसिक रूप से, इसीलिए ये वीडियो बन रहा है। और इसमें बहुत अच्छी बातें आपको दी जा रही हैं, जिसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फालतू पढ़ा रहा हूँ, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। चलिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता के मात्रक, C/Q/V से इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। R फैरेड, इसको हमेशा F से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अगर मैं यह कह दूं कि किसी संधारित्र की, किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, C = 2 फैरेड, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कूलाम प्रति वोल्ट, 2 कूलाम प्रति वोल्ट। अगर मैं C कह दूं 5 फैरेड, इसका मतलब क्या है कि 5 कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मतलब कि इस भाई यह एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता 2 फैरेड है। यानी अगर हम 2 कूलाम आवेश देंगे तो इसके वोल्ट में कितने का परिवर्तन होगा? 1 वोल्ट का। ये दूसरा संधारित्र है, मान लीजिए इसकी धारिता कितनी? 5 फैरेड है। इसका मतलब कि इसके 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए, इसके विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? 5 कूलम। कोई एक तीसरा है आप वाला, ये दोनों हमारे थे, हमने कहा कि C = 10 फैरेड। तो आपका संधारित्र कैसा है? अगर इसको 10 कूलम आवेश देंगे तब इसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन होगा, इसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन होगा। समझ गए? अरे भाई क्यों लिख दे रहा हूँ C/V। ओके, इसकी यूनिट आप समझ गए? हाँ, अब एक बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर विभव को बढ़ाना है, विभव को बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, विभव को बढ़ाना हिंदी थोड़ा सा कठिन लगती है, कठिन काम है, कठिन कार्य है। तो increase the potential is very tough task. To increase the potential is very tough task. ये कठिन काम है। कठिन काम क्यों है? पहले तो कोरोना डिस्चार्जिंग है, बोलो यार, कोरोना डिस्चार्जिंग। भाई अब यहाँ तो वैक्यूम में तो हम रहेंगे नहीं, रहेंगे, एयर मॉलिक्यूल है, पोलराइज होंगे और चार्ज को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और दूसरा क्या हुआ कि वर्क डन किया गया कार्य, टू गिव चार्ज, आवेश को देने में कार्य करना पड़ता है।
हाँ भाई, आवेश देंगे तो काम करेंगे ना। हाँ, ये दो फैक्टर हैं। एक तो कोरोना डिस्चार्ज से, ये हवा से ही अपना काम कर रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि 2 गज दूरी जरूरी है। 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे तो फिर पोलराइज्ड हो जाएंगे, बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वहाँ माइनस चार्ज यहाँ बताया ना, क्या था ये? प्लस चार्ज था ना, बोलो यार। यहाँ एयर मॉलिक्यूल था कि पोलराइज हुआ कोरोना वायरस, और एकदम स्पार्किंग के साथ यहाँ आ गया आपके पास, स्पार्किंग के साथ आ गया आपके पास। ठीक है ना, इस प्लस इधर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोरोना डिस्चार्जिंग है, यह भी क्या करता है? पोटेंशियल को गिराता रहता है, विभव को क्या करता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज दूरी जरूरी है। अगर 2 गज की दूरी नहीं रखोगे यहाँ पर ना, ये माइनस चार्ज रूपी कोरोना ना आपको प्रभावित करेगा, आपके आवेश को क्या कम कर देगा। ये बहुत कहते हैं ना, कोरोना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ा रुआब में है ना, तो रुआब कम कर देगा आपके कोरोना डिस्चार्जिंग। एक तो ये है कि विभव को घटा रहा है, और दूसरा अगर चार्ज देना हो तो हमको काम करना पड़ रहा है, फ्री में तो चार्ज दे नहीं सकते ना। ये टफ काम है। क्या? टू इंक्रीज द पोटेंशियल, टू इंक्रीज द पोटेंशियल इज वेरी टफ टास्क। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? समांतर पट्ट संधारित्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी में ये आएगा आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तो बेकार की चीज़ें हैं। बेकार की चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि इसका यूज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है आगे हम चर्चा करेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज इस पर है भैया, स्मॉल मान लो। क्या मान लो? स्मॉल, इसकी रेडियस और है। तो जानते हैं सरफेस पर और पोटेंशियल यहाँ पर क्या है? V है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V होगा ना। और V बराबर क्या होता है? KQ/R। पता है? KQ/R पढ़ाया गया है आप लोगों को। सरफेस पर KQ/R, अंदर भी वही होता है, KQ/R पूरा कांस्टेंट होता है इतनी एरिया में ना। अच्छा, तो C बराबर क्या हुआ भैया? Q/V। V की जगह आप लिख लें KQ/R। लिखे जहां R क्या है? इस स्फीयर का रेडियस है, तो Q से Q कट गया, तो R/K हो गया। अब K की वैल्यू रख दो, R/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसमें? स्पेस में। तो C इक्वल टू व्हाट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्फीयर की धारिता, गोले की धारिता बराबर कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको नोट कर ले पहले, और तब मैं बताता हूँ कि यह इसका यूज नहीं है, एकदम फालतू है। ठीक है, लेकिन पढ़ना है। तो नोट कर चुके होंगे इसको। तो आप हमको ये बताइए यहाँ पर, अभी जो हमने कहा कि किस पर डिपेंड करता है, तो 4 पाई तो क्या अभी ये कांस्टेंट है। स्फीयर बदलेगा, R बदलेगा, मीडियम बदलेगा, तो ये बदलेगा। इसका मतलब C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट R हुआ कि नहीं। R क्या डिसाइड करता है? डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी, माध्यम का गुण। ये तो आप समझ गए होंगे ना, जो 2 बातें हम लिखवाए थे पहले। तो कहा, हमने कहा दिस इज यूजलेस। क्या ये यूजलेस है? सोचिए, पहले हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन बना लो। मान लीजिए यही स्फीयर है, इसकी रेडियस जो है 1 मीटर है। 1 मीटर रेडियस काफी होता है। 1 मीटर रेडियस का कैपेसिटर कहाँ लगाओगे? पंखे में। कहाँ लगाओगे? पंखे में लगाओगे, मोटर में। 1 मीटर रेडियस का है ये, और वो अभी 1 मीटर रेडियस का। जरा इसका देखो धारिता कितनी है, जरा ये भी तो चेक कर लो। तो C बराबर क्या होता है भैया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है ना।
4 पाई 1/9 गुणे 10⁻9 इंटू 1 हुआ। अच्छा, बराबर एक काम को 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10/9 गुणे 10⁻10 हुआ। तो इसको भाग देंगे तो 10 में 9 का भाग देंगे तो इतना आएगा 1.1 गुणे 10⁻10। बोल यार, इधर देखो, बराबर 1.1 गुणे 10⁻⁻4 गुणे 10⁻⁻6 बराबर 1.1 गुणे 10⁻⁻4 माइक्रोफैरड। बताओ कितना कम है, बोलो इसकी धारिता कितना कम है, और रेडियस कितना है 1 मीटर। रेडियस कितना है 1 मीटर। फालतू का है कि नहीं है, बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेता हूं, पहले इसको नोट करें। अगर 1 माइक्रोफैरड धारिता का हमको एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है, इसकी रेडियस कितनी होगी जरा सोचिए। कितना, 1 माइक्रोफैरड, केवल 1 माइक्रोफैरड की बात कर रहा हूं। तो चलो भैया, तो C = व्हाट, 4πε0 R। R = व्हाट, C/4πε0 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे C 1 माइक्रोफैरड बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे 1 माइक्रोफैरड कितना फैरड, 10⁻⁻6 फैरड। कुछ गलत किया हूं क्या है? 1/4πε0 कितना होता है? C = ये होता है ना 4πε0 R। R बराबर C अपन इतना है 1/4πε0 कितना होता है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड है। कुछ गलत कर रहा हूं क्या? हमको 1 माइक्रोफैरड के लिए रेडियस चाहिए ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कह रहा है कि 1 माइक्रो अगर फैरड है तब रेडियस कितना होगा, तो इसको मीटर में कहाँ बदले, तो कितना हो गया भैया 9 गुणे 10⁻9 मीटर इतना। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। बोलो, होती है ना पृथ्वी की त्रिज्या इतना मीटर, बोल यार। और 1 माइक्रोफैरड वाले स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस कितना आना चाहिए 9 गुणे 10⁻9। सोचिए पृथ्वी से बहुत बड़ा 1000 गुना बड़ा, कितना, लगभग 1000 गुना बड़ा। इस पे हमको क्या चाहिए, इसका डायमेंशन चाहिए, किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। इसीलिए मैंने कहा कि स्फेरिकल कंडक्टर इज यूजलेस। स्फेरिकल कैपेसिटर को कंडक्टर भी बोलते हैं कभी कभी। कैपेसिटर इज व्हाट, यूजलेस, यह बेकार है। सिर्फ हम लोगों के लिए एक सिर दर्द दे दिया गया है, माथा पच्ची करने के लिए, एकदम यूजलेस है ये, ठीक ना। सोचो पहले 1 माइक्रोफैरड का हमको कैपेसिटर चाहिए, तो पता चला पृथ्वी का 1000 गुना बड़ा, उसको कहाँ रखेंगे, पंखे में लगाओगे? अरे तू पंखे में लगाओगे पृथ्वी का 1000 गुना बड़ा कैपेसिटर? अरे बाबा है, तुम मोबाइल लगाओगे उसको? बड़े बार पागल हो तुम लोग, लगाओ जाकर के तुम लोग, हम तो भैया नहीं लगा पाएंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर।
मतलब गोलीय संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। चलिए भाई ठीक है। अब आप ये बताओ, एक हमारा स्फेरिकल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल है ये, ठीक है। इस समय तो इसका पोटेंशियल 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज इसको देना है, और चार्ज लाने की परंपरा कहाँ से है? हमारे इन्फिनिटी से। मान लीजिए इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर लाना है। अच्छा, आप भोजन करते हो, जैसे 4 रोटी आपको सामने रखी गई है, तो क्या करते हो? चारों को इकट्ठा खा जाते हो कि बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके खाते हो ना? तो ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज को टोटल यहाँ नहीं ला सकते। इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में करना होगा, डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में करना होगा। अच्छा बताओ, अगर एक डी क्यू चार्ज को लाया हमने, पहला डी क्यू चार्ज लाया, बोलो, एक आग 2 प्लस हो गया, कुछ काम करना पड़ेगा? बोलो यार, काम करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। अरे पागल कहीं की, ये बताओ, ये तो यहाँ पर कोई फील्ड थी क्या? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या? चला है। अरे भाई, यहाँ से जब डीक्यू तोड़ा, ये तो खुद ही रिपल्सन के कारण चला आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। कोई काम नहीं करना पड़ा। अच्छा भैया, अब तो इस पर कुछ प्लस चार्ज हो गया, फिर दूसरा डी क्यू उठाया, ले आया। बोले यार, अब काम करना पड़ेगा आपको। अब काम क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स, खींच कर ले आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खींच के ले आना पड़ेगा। फिर तीसरे को ले आए, मान लीजिए यहाँ चार्ज कुछ बढ़ गया, फिर तीसरे डी क्यू को ले आए, थोड़ा सा अब और अधिक काम करना पड़ जाएगा भाई, क्योंकि चार्ज ज्यादा हो गया था। फिर चार्ज हो गया, प्लस चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। फिर चौथे को ले आए, और ज्यादा काम करना पड़ा ना, क्योंकि ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, चार्ज बढ़ गया। फिर पांचवें को ले आए ना, और अधिक काम करना पड़ा, और चार्ज फिर बढ़ गया। देख रहे हो ना? तो t बराबर 0 पर जब समय 0 था, तो q कितना था भैया? 0। t कितना था? q कितना था? 0। अगर मान लीजिए t बराबर t लिया, पता चला q बराबर q चार्ज आया ना, तो c बराबर कितना हुआ भैया? q अपान, अब मान लीजिए विभव, अभिभव कितना है? 0। विभव कितना है? 0। और यहाँ विभव कितना हुआ? v। कितना हुआ? v। तो c बराबर क्या हो जाएगा? q अपान v। इसी क्रम में आप t बराबर अब कितना लें? इनफाइनाइट ले लें, तो पूरा चार्ज आ गया आपका। बोले यार, और पोटेंशियल कितना हुआ? मान लीजिए स्मॉल v है, क्या है ये? स्मॉल v है, तो c बराबर क्या हुआ? q अपान v। जब पूरा जब इस पर प्लस q चार्ज आ गया, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ? v हुआ ना। ये तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे पहला dq ले आए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, दूसरा ले आए तो काम करना पड़ा, तीसरा ले आए तो और अधिक काम करना पड़ा, चौथा ले आए तो और अधिक काम करना पड़ा, पांचवा ले आए तो और अधिक काम करना पड़ा। बोलो यार, मान लीजिए पहले को ले आए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो W एक्सटर्नल टू ब्रिंग चार्ज dq on sphere
बराबर क्या हो जाएगा भैया, डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो V माइनस V इन्फिनिटी इंटू डी क्यू, होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर यह भी न करो तो डायरेक्ट लिख लो इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल हो हाँ ठीक तो था यार, वही तो था कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इजकल टू वी माइनस वी इन्फिनिटी इंटू क्या डी क्यू, यानी वी माइनस वी इन्फिनिटी इजकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान डी क्यू। बोल यार, हुआ? यानी v बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल। अच्छा एक बात ये बताओ कि काहे v एक्सटर्नल का डब्ल्यू एक्सटर्नल कर रहे हैं, डी डब्ल्यू कर दो ना, बहुत थोड़ा सा काम ले आएगा। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, यहाँ क्या कर दो, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल ना, बोलो भाई। यानी v बराबर क्या हुआ, डी डब्ल्यू अपान एक्सटर्नल कितना बार लिखोगे, एक दो बार लिख दिए, हो गया, अपान डी क्यू। बोलो तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भैया? हम भी बेकार है, इतना लंबा करते चले जा रहे हैं यार। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, वी इंटू डी क्यू हुआ कि नहीं? बोल यार, वी इंटू डी क्यू। अच्छा, शुरू में इसका पोटेंशियल क्या था, 0, बाद में इसका पोटेंशियल कितना हुआ, v। बोले यार, बाद में इसका पोटेंशियल कितना हुआ, v, और चार्ज कितना था, q बराबर 0, और बाद में कितना चार्ज हो गया, q ना। ये तो इतना आ गया ना। तो W टोटल सभी dq को लाने में किया गया कार्य, W बराबर Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक क्या होगा, dW होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले। अच्छा, तो 0 से Q ना, dW बराबर क्या होगा, V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू। और V बराबर क्या होगा, अरे यार, C इक्वल टू क्यू अपान V। बोल यार, तो क्यू अपान C होगा कि नहीं, बोलो। तो क्यू अपान C डी क्यू, C तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 से Q है, ये बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपान C। बोलो, 0 से Q, Q डी क्यू होगा कि नहीं? इसका इंटीग्रल आप लोग जानते हो क्या, Q स्क्वायर, सॉरी 1 अपान C है ना, Q स्क्वायर अपान 2, 0 से Q हुआ, ये बराबर क्या हुआ, 1 अपान C। बोलो, Q की जगह कैपिटल Q रख दो, फिर माइनस Q की जगह पर 0 रख दो, क्या हो गया ये, Q स्क्वायर अपान 2। बोलो भाई, तो W बराबर क्या हो गया, 1 अपान 2 Q स्क्वायर अपान C, 1 अपान 2 Q स्क्वायर अपान C। चलो, संजोग से दिख रहा है और लाल बत्ती जल रही है, लगता है कि वीडियो कटने वाला है, राम जाने, लगता है कि वीडियो कटने वाला ही है। इसको रोक दूं क्या 1 सेकंड के लिए? चलो अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर W एक्सटर्नल होता है कि नहीं, बता दो। ये एक्सटर्नल ही तो है, क्या है ये, शुरू से कह रहा हूं। तो अब बताओ, जो शुरू में कोई चार्ज नहीं था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0
तो यानी सॉरी यू लिख रहा हूँ, यू है भैया, यू और वी में थोड़ा सा अंतर समझिएगा, -0 बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर ये क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है ये। अच्छा, बहुत कर सकते हो, इसको सी और वी के फॉर्म ला सकते हो, बराबर 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। हुआ ना, हो गया। 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। इस इंट्रोडक्शन का लास्ट में चल रहा हूं, क्या, C = Q अपॉन V ना, तो और U = व्हाट, Q स्क्वायर अपॉन 2C और U = ½ CV²। बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला वीडियो हम लोग पढ़ाएंगे क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। इन सब की जरूरत पड़ेगी वहां पर, ठीक है, वहां पर सबकी जरूरत पड़ेगी। खूब मेहनत करिए, पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।